लेबनान के उग्रवादी हिजबुल्लाह समूह के नेता ने शुक्रवार को एक बड़ा बयान दिया है, जिसके मुताबिक जब तक इजरायली सेना साउथ लेबनान में रहेगी और एयरफोर्स नियमित रूप से लेबनानी एयर स्पेस का उल्लंघन करती रहेगी, तब तक उसके लड़ाके लड़ते रहेंगे। नईम कासिम ने हिजबुल्लाह के टेलीविजन स्टेशन पर प्रसारित भाषण में समर्थकों को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने ये बात कही। पिछले साल इजरायली हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह और उनके बाद उत्तराधिकारी हाशिम साफिद्दीन समेत कई शीर्ष नेताओं की मौत के बाद कासिम ने हिजबुल्लाह की कमान संभाली थी। कासिम ने कहा है कि हिजबुल्लाह ने अमेरिका द्वारा मध्यस्थता किए गए युद्ध विराम से संबंधित अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू किया है, जिसने हिजबुल्लाह के इजराइल के साथ 14 महीने के युद्ध में लड़ाई को रोक दिया है। नवंबर के अंत में युद्ध विराम लागू होने के बाद से इजरायली एयर स्ट्राइक में लेबनान नागरिकों और हिजबुल्लाह सदस्यों समेत कई लोगों की मौत हुई थी। इजराइल का कहना है कि वे दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय ने कहा कि युद्ध विराम लागू होने के बाद से लेबनान में इजरायली हमलों में 14 महिलाओं और 9 बच्चों के साथ कम से कम 71 नागरिक मारे गए हैं। दक्षिणी इजराइल पर हमला। बता दें 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल हमास युद्ध छिड़ने के एक दिन बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अपने हमले शुरू कर दिए थे, जब फिलिस्तीनी चरमपंथियों ने दक्षिणी इजराइल पर हमला किया और कहा कि वे लेबनान के साथ उत्तरी इजराइल सीमा पर सेना के एक हिस्से को व्यस्त रखकर गाजा पर दबाव कम करने के लिए ऐसा कर रहा है। इसी के जवाब में इजरायली सैनिकों ने लेबनान में घुसपैठ की। विश्व बैंक के अनुसार हिजबुल्लाह इजराइल युद्ध के 14 महीनों में लेबनान में 4000 से ज्यादा लोग मारे गए और विनाश हुआ, जिसे फिर से बचाने के लिए $11 बिलियन लगेंगे। युद्ध विराम के हिस्से के रूप में हिजबुल्लाह को दक्षिणी लेबनान के कुछ हिस्सों से हटना था और लिटानी नदी के दक्षिणी में अपने सैन्य ठिकानों और हथियारों को छोड़ना था, जबकि इजरायली सेना को इजराइल में वापस आना था। लेबनानी सेना को हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कब्जा करना था और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के साथ साउथ में सुरक्षा की गारंटी देनी थी। इस युद्ध विराम के बाद इजराइल ने फरवरी में दक्षिणी लेबनान से अपने ज्यादातर सैनिकों को वापस बुला लिया, लेकिन लेबनान के क्षेत्र के अंदर 5 चौकियां बनाए रखी, जिसके बारे में लेबनान का कहना है कि युद्ध विराम समझौते का ये उल्लंघन है। पिछले हफ्ते मिडिल ईस्ट में अमेरिका के उप विशेष दूत मॉर्गन ऑर्टगर्स ने बेरूत का दौरा किया और लेबनानी राज्य से पूरे लेबनान पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का आह्वान किया। गौरतलब है कि कासिम ने कहा था कि हम किसी को भी हिजबुल्लाह के हथियार हटाने की अनुमति नहीं देंगे। इन हथियारों ने हमारे लोगों को जीवन और स्वतंत्रता दी है। कासिम ने दक्षिणी लेबनान में 2 अलग-अलग इजरायली ड्रोन द्वारा लोगों की हत्या के कुछ घंटों बाद ये बात कही। इजरायली सेना ने कहा कि उसने हमलों में 2 हिजबुल्लाह सदस्यों को मार गिराया है। कासिम ने पूछा कि क्या कोई हमसे राष्ट्रीय रक्षा रणनीति पर चर्चा करने की उम्मीद करता है, जबकि युद्धक विमान हमारे सर के ऊपर से उड़ रहे हैं और दक्षिणी लेबनान में कब्जा है। ये चर्चाएं नहीं है, ये आत्मसमर्पण है। पहले इजराइल को पीछे हटना चाहिए और हवा में अपनी उड़ानें बंद करनी चाहिए। यमन के हुती फाइटर्स या अंसारुल्लाह ने इसराइल की राजधानी तेल अवीव से लेकर यरूशलेम पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया है। इसराइल ने अपने इलाके में कुछ मिसाइलों को नष्ट करने का भी दावा किया है। इसराइल के शहरों पर एक बार फिर से हूतियों की जबरदस्त बमबारी हुई है। इससे यरूशलेम से लेकर तेल अवीव तक सायरन की आवाजें गूंजती रही। 18 मार्च को इसराइल द्वारा गाजा पर आक्रमण फिर से शुरू करने के बाद से हूतियों द्वारा किए गए 20 से ज्यादा हमले हैं। यमन के प्रमुख बंदरगाह पर हाल ही में अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में हूती विद्रोहियों ने इसराइल पर जबरदस्त मिसाइलें दागी। इसराइली रक्षा बलों ने दावा किया कि हूतियों के हमले को बीच हवा में ही रोक दिया गया, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। यरूशलेम और पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों में सायरन की आवाजें सुनी गई। दूसरी ओर इसराइल पर हमले को लेकर टाइम्स ऑफ इसराइल ने कहा कि इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मिसाइल लॉन्च को क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगियों के खिलाफ बदला लेने के अभियान के हिस्से के रूप में भी देखा जा रहा है। इसके कुछ ही देर बाद यमनी मिसाइल फोर्सेस की ओर से दावा किया गया कि उन्होंने जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल के साथ इसराइली कब्जे वाले याफा क्षेत्र में बेन गुरियन हवाई अड्डे के आसपास के सैन्य लक्ष्य को निशाना बनाकर हमला किया। इससे पूरे इसराइल में हड़कंप मचा रहा।
ऐसे में माना जा रहा है कि हूतियों की इस तरह की हरकतें अमेरिका के लिए एक चेतावनी है, जो उनके सहयोगियों पर हमला करने की उनकी क्षमता और इरादे को दर्शाती है। यह घटनाक्रम क्षेत्र में नाजुक स्थिति को रेखांकित भी करती है, जिसमें आगे और वृद्धि की संभावना है। कहा जा रहा है कि आगे और भी इस तरह के हमले हूतियों द्वारा किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि हूतियों ने अमेरिका के साथ साथ इसराइल की भी नाक में दम कर रखा है। लगातार हूती विद्रोहियों के हमलों से तंग आकर अब अमेरिका ने भी हूतियों के खिलाफ न सिर्फ मोर्चा खोला, बल्कि हमले भी तेज कर दिए। हूती विद्रोहियों के हर हमले का अब अमेरिका की तरफ से जवाब देने की कोशिश हो रही है, ताकि हूतियों की कमर को तोड़ी जा सके। इस बीच हूतियों पर अमेरिका ने एक और बड़ा खतरनाक हमला करने का दावा किया। खबरों की माने तो अमेरिकी सेना ने ईरान के समर्थित हूती विद्रोहियों पर बड़ा और घातक हमला किया। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने गुरुवार की देर रात पश्चिमी यमन के रस ईसा ईंधन बंदरगाह पर बमबारी की। अमेरिकी आर्मी की तरफ से की गई इस बमबारी में करीब 40 लोगों के मारे जाने और 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबरें आई। हूतियों से जुड़े हुए मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस हमले की जानकारी में उन्होंने बताया कि हुदैद दाह स्वास्थ्य कार्यालय के हवाले से कहा गया है, गुरुवार देर रात हुए हमले में 100 लोग घायल हैं। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने भी इस हमलों की पुष्टि की है। दूसरी ओर इसराइल की सेना ने कहा कि उसने शुक्रवार को यमन से लॉन्च की गई मिसाइल को रोक दिया, जो कि हूतियों के साथ शत्रुता बढ़ चुकी है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यमन के इस गुट के लिए लगातार ईरान समर्थित कहकर धमकियां दी जा रही हैं। इस्राएली सेना ने हूती हमलों को लेकर कहा कि मिसाइल दागे जाने के बाद इसराइल के कई इलाकों में सायरन बजे। तेल अवीव और यरूशलेम में सायरन की आवाजें सुनी गई। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। ईरान अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल के दुश्मनों को खत्म करने के लिए ट्रंप नेतन्याहू के साथ खड़े हैं और ईरान भी इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त है। तो अमेरिका भी ईरान को लगातार धमकी देता रहता है, बल्कि ईरान पर हमले की धमकी लगातार ट्रंप देते रहे हैं, लेकिन ईरान भी इनके आगे झुकता नजर नहीं आता। लेकिन इसी बीच गुरुवार को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने तेहरान में सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान अल सऊद से मुलाकात की। इस अहम बैठक के दौरान सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद का विशेष संदेश अयातुल्लाह खामेनेई को सौंपा। खामेनेई ने सऊदी अरब के साथ संबंधों में सुधार को लेकर उत्सुकता जताई और कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है। साथ ही खामेनेई ने कहा कि इन रिश्तों को मजबूत करने की राह में कुछ ताकतें रुकावटें पैदा कर सकती हैं, लेकिन इस दुश्मनी के इरादों को पार करना जरूरी है और ईरान इसके लिए पूरी तरह तैयार है। कुछ ताकतों का इशारा खामेनेई का सीधे सीधे अमेरिका के साथ साथ इजराइल की तरफ था। वहीं खामेनेई ने सऊदी अरब के साथ संबंधों को लेकर बड़ा बयान भी दिया है। खामेनेई ने इसे एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते मजबूत होने से दोनों देशों को फायदा होगा और वे एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। खामेनेई ने बैठक में ये भी कहा कि ईरान कई क्षेत्रों में तकनीकी और वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल कर चुका है और वो इन क्षेत्रों में सऊदी अरब की मदद करने को तैयार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाई भाई का साथ एक दूसरे के लिए ज्यादा लाभदायक होता है, बजाय इसके कि कोई बाहरी ताकतों पर निर्भर हो। उन्होंने इस्लामी एकता और क्षेत्रीय सहयोग की भावना को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके साथ साथ खामेनेई ने आगे कहा, हमारा मानना है कि इस्लामी गणराज्य ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंध दोनों देशों के लिए लाभकारी हैं और दोनों देश एक दूसरे को लाभ पहुंचा सकते हैं। बता दें आपको, ईरान और सऊदी अरब के रिश्तों में पिछले कुछ महीनों में सुधार देखने को मिला है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बाद हालिया संवाद और राजनयिक आदान प्रदान को क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से अहम माना जाता रहा है। खामेनेई की एक्स पर पोस्ट इस दिशा में एक सकारात्मक संकेत है, जिससे पश्चिम एशिया में रिश्तों की नई शुरुआत की उम्मीद की जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के साथ साथ इजराइल के लिए ये खतरे की घंटी भी हो सकती है। फिलहाल देखना होगा दोनों ही देशों के रिश्तों में किस तरीके का सुधार देखने को आगे मिलता है।